न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दीपक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सर आज के लिए दिन बड़ा अहम है क्योंकि सिर्फ कुछ मिनटों बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी बिहार चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव में आप भी पहुंचे थे, हम लगातार अलग अलग सीटों तक गए, लेकिन आज इंतजार है कि आखिरकार आज चुनावी नतीजे किस ओर जाते हैं। क्या बदलाव की बयार बहती है या फिर नीतीश कुमार बिहार के लिए ठीक है। न्यूज नेशन पर सबसे तेज और सटीक नतीजे पूरी तैयारी के साथ आप देखेंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले शुरू होगी और कुछ देर बाद जैसे पहला रुझान आता है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम रख देंगे, लेकिन उससे पहले आप टेलीविजन स्क्रीन को देख लीजिए। स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में बीजेपी गठबंधन, आरजेडी गठबंधन और एलजेपी को कितनी सीटें वो दिखाएंगे। स्क्रीन के एक हिस्से में जो बड़े चेहरे हैं उनको लेकर लगातार जानकारी आपको देंगे। 243 सभी सीटों को लेकर सबसे तेज अपडेट हम आपको लगातार न्यूज नेशन पर देंगे। और 243 सीटों में क्या होगा इस बार, क्या बदलाव की बयार बह रही है जैसा राकेश बता रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार आएंगे। लेकिन इस बार का चुनाव बिहार के लिए एक डिफाइनिंग चुनाव होगा। डिफाइनिंग चुनाव इसलिए क्योंकि 15 साल पहले लालू यादव और फिर उसके बाद नीतीश कुमार सत्ता में रह चुके हैं। इसके बाद बिहार की जनता किसे देखना चाहती है अपना मुख्यमंत्री, ये सबसे खास बात होगी। एग्जिट पोल के रुझान कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे और इस बीच सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उससे ही पहला रुझान अब से कुछ मिनटों बाद आ जाएगा और राकेश पहला ही रुझान आएगा। उसके बाद तो फिर काउंटिंग और धक धक बढ़नी शुरू हो जाएगी कि किसके पक्ष में। एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजे महागठबंधन के पक्ष में जाते हैं या फिर पिछली बार की तरह जैसा पिछले 2-3 चुनाव में हो रहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे उलट जा रहे हैं, वैसा कुछ होता है। लेकिन इतना तो तय है कि जो अलग अलग पार्टियां हैं उनकी धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा नतीजों के आने में थोड़ा सा देर होगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग की ओर से यह कहा गया है कि चूंकि ज्यादा मतगणना केंद्र बनाए गए हैं इसीलिए थोड़ी सी देर होगी नतीजों के आने में। लेकिन ये आप निश्चिंत हो जाइए कि जैसे रुझान और नतीजे आते हैं सबसे पहले न्यूज नेशन पर सटीक विश्लेषण के साथ आप लगातार देखेंगे, अपडेट देखेंगे। रजनीश लगातार बने हुए हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। तो आगे सीधे चलते हैं रजनीश के पास। रजनीश हमारे साथ काउंटिंग सेंटर से हैं। रजनीश, काउंटिंग के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? पटना में एक है, गया में एक है, कुल कितने काउंटिंग सेंटर्स हैं और कितनी देर में पहला रुझान आएगा? क्योंकि ये बताया जा रहा है 2 लाख पोस्टल बैलेट है इस बार। जी देखिए, इस बार थोड़ा डिलेड रिजल्ट्स आ गए क्योंकि जैसा आपने कहा कोविड को लेकर इस बार सेंटर्स ज़्यादा बनाए गए हैं। 55 सेंटर पूरे बिहार में काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। पटना के काउंटिंग सेंटर की तस्वीर आपको दिखाएं। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जो लोग अभी आ रहे हैं, जो अभिकर्ता होते हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। गहमा गहमी इस वक्त पटना के एन कॉलेज काउंटिंग सेंटर पर देख सकते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर और लोगों के आना जाना बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जितने लोग अंदर गए हैं काउंटिंग में, जिनको इन्वॉल्व होना है, उनकी लास्ट एंट्री यहाँ पर हो रही है। प्रॉपर चेकिंग के बाद हो रही है। सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉयड किए गए हैं। गेट पर आप देखिए बिहार पुलिस के जवान डिप्लॉयड किए गए हैं, जिनका काम है अंदर जो लोग जाएंगे वो बिना मोबाइल के जाएंगे। प्रॉपर उनको चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही अंदर जाने की इजाज़त है। तो उम्मीद है कि अगले चंद घंटों में रुझान आना शुरू हो जाएगा और बिहार ने क्या तय किया है, सत्ता के शीर्ष पर कौन बैठेगा। 15 साल के नीतीश कुमार का शासन लोगों को पसंद आया है, तेजस्वी का बदलाव देखना चाहते हैं। चंद घंटों में शुरू होगा रुझान आना। जी तो रजनीश ने बताया रुझान आना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ एनके सिंह सर जुड़ चुके हैं, हमारे साथ संजय सराफ है एलजेपी से। सबसे पहले सिंह साहब आपके पास चलते हैं। इनके सर, मुझे ये बताइए आपको क्या लग रहा है, बदलाव की बयार है इस बार या फिर से नीतीश कुमार है? आपका प्रिडिक्शन क्या कहता है? आज आखिरी दावा। दीपक, आप हमसे पूछ रहे हैं, आप तो खुद ही पूरा बिहार घूम के आए हैं, बड़ा लंबा अनुभव है आपका। जब सारे लोग कहें और सारे सर्वेस कहें कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो मेरा ख्याल से उस पर विश्वास कर लेना चाहिए कि वो सही ट्रेंड होगा और हमें मान लेना चाहिए कि एक बयार बह रही है। बयार बह रही है, लेकिन बयार का असर तेजस्वी के घर पर क्या है? राकेश, सीधे चलते हैं मधुरेंद्र के पास। मधुरेंद्र इस पर तेजस्वी के घर पर है। मधुरेंद्र, तेजस्वी ने अपने जो काउंटिंग एजेंट है उन सबको कहा है जब तक आखिरी वोट न गिना जाए आप काउंटिंग सेंटर से बाहर न निकले। और पहला रुझान आ चुका है पोस्टल बैलेट के साथ। पहला रुझान क्या कहता है? एनडीए के खाते में पहला रुझान जा रहा है। पहला रुझान एनडीए के खाते में
राकेश, निश्चित तौर पर देखिए ये पहली शुभ समाचार इंडिया के लिए। एनडीए के लिए शुभ समाचार, और मुझे लगता है कि इससे थोड़ी सी मुस्कान तो आई होगी, लेकिन अभी भी ये तो बहुत जल्दबाजी है। और उसके बाद देखिए आरजेडी प्लस भी एक दिखाई दे रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर। और देखिए यही हमने कहा कि न्यूज नेशन पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे, जब तक हमारे पास ये खबर आई हम आपको बता रहे थे। दूसरा रुझान भी आ गया, बीजेपी प्लस के पास 1 और आरजेडी प्लस के पास 1, यानी 2020 की तरह दरअसल ये पूरा मुकाबला है। एनडीए 1 सीट पर आगे और जो महागठबंधन है वो भी 1 सीट पर आगे दिखाई दे रहा है। तो एक की बराबरी पर जा रहा है। और सीधे चलते हैं मधुरेंद्र के पास। मधुरेंद्र, क्या कहते हैं तेजस्वी के घर का माहौल, और क्या कह रहे हैं तेजस्वी के साथी? क्या अभी से उत्साह दिखना शुरू हो गया है या तेजस्वी अभी भी सादगी बरत रहे हैं? देखिए, नज़ारा तो अभी भी सादगी का है और सर्कुलर रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर सियासत की सिलवटों को गिनने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अभी मीडिया का जमावड़ा है, हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ दिखाना चाहेंगे कि यहां सर्कुलर रोड पर और खासतौर पे जो तेजस्वी यादव का आवास है यहां का दृश्य दिखाएं, ताकि दर्शकों को समझ में आए कि किस तरह से यहां पर धीरे धीरे अब लोगों का देखिए आरजेडी 2 सीटों पर आगे हो चुकी है और बीजेपी 1। मधुरेंद्र, एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। देखिए तुरंत पोस्टल बैलेट के रुझान तुरंत सामने आते जा रहे हैं। आरजेडी अब 2 सीटों पर आगे है महागठबंधन, और एनडीए 1 सीट पर आगे है। 2 और 1, ये देखिए ऊपर अब छाप 2 और 2 बराबर हो गए हैं। अब एनडीए और महागठबंधन बराबरी पर आ गए हैं, लेकिन बहुत ही शुरुआती ट्रेंड्स हैं। इसके स्टेबलाइज होने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। राकेश, क्या कहते हैं आप? ट्रेंड कितनी तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं? बिल्कुल, ये इंतजार तो करना पड़ेगा। ट्रेंड तो बहुत तेजी से आए, लेकिन चूंकि पोस्टल बैलेट है और उसके बाद ईवीएम के चूंकि 55 सेंटर्स बनाए गए 38 जिलों में, तो वहां से राउंड भी अब ज्यादा होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा बहुत कंक्लूसिव कुछ कहने में वक्त लगेगा। लेकिन अगर इसी तरीके से मुकाबला आगे बढ़ता है तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा बेचैन तो कांग्रेस हो जाएगी। राजस्थान के 2 मंत्री पहुंचे हुए हैं, 2 ऑब्जर्वर पहले से पटना में पहुंचे हुए दीपक जी। और अभी भी लोगों को लग रहा है कि भले से कांग्रेस 30 के आसपास सीटें एग्जिट पोल के हिसाब से लेकर आ रही हो, लेकिन पार्टी में टूट का खतरा अब भी मंडरा रहा है। इसीलिए हर एक विधायक बीजेपी प्लस 3 और आरजेडी प्लस 2, यानी महागठबंधन 2 पर आगे, बीजेपी प्लस 3 पर आगे। लेकिन पोस्टल बैलेट है, ज्यादा कुछ इसका निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि मोटे तौर पर यह माना जाता है कि पोस्टल बैलेट एनडीए के फेवर में आते हैं। महागठबंधन किस तरह का राग अलापता है, इसके बाद सीधे चलते हैं संजय सराफ के पास। संजय सराफ एलजेपी के नेता है। संजय सराफ जी, जब हम चाय पर चर्चा कर रहे थे तो बात यही हो रही थी, समोसे में आलू, बिहार में लालू। क्या होने वाला है इस बार? क्या आपको नहीं लगता कि चिराग का चिराग जल नहीं पा रहा इस बार? नहीं, देखिए अभी रुझान आना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद में देखिए हम लोग पूरे एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा भी रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। वी आर होपफुल, हम लोग बहुत होपफुल है। आपके साथ चाय के चर्चा पर भी हमने वही बात बोली थी, आज भी वही बात बोल रहे हैं। नेतृत्व भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जो दिख रहा है वो आने के बाद ही पूरा पता चलेगा कि जो क्राउड था, क्राउड इज समथिंग डिफरेंट, बट उसको कन्वर्ट करना वोट में इज कंप्लीटली। संजय जी फटाफट बता दूं, 4 पर एनडीए आगे है, महागठबंधन 2 पर आगे। पोस्टल बैलेट के रुझान के अनुसार तेजी से अब आते जा रहे हैं रुझान, तेजी से ट्रेंड दिख रहे हैं। राकेश, 4 और 2 क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर 4 और 2, यानी यहां पर जिस तरीके से आपने कहा तब तो वही बात है कि पोस्टल बैलेट में बीजेपी आगे रहती है, तो आरजेडी वाले इस बात को सोचकर महागठबंधन जरूर इंतजार कर रहा होगा, ठीक है पोस्टल बैलेट खत्म हो जाने दो, जल्दी से ये दौर जो है समाप्त हो जाए। लेकिन संजय जी से आप एक सवाल पूछ रहे थे, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। अगर महागठबंधन आगे होता है, चिराग पासवान नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये तो तय है, फिर तो दीपक जी ये सवाल बनता है कि मोदी के हनुमान वो खुद को कहते रहे, तो कहीं उन्होंने जो आग है वो लंका की बजाय अयोध्या में तो नहीं लगा दी? मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आप तो, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि हनुमान राम के लिए मुसीबत बन जाए। लेकिन देखिए फिर से 5 और 3, एनडीए 5 और आरजेडी गठबंधन महागठबंधन 3 पर आगे है, एनडीए 5 पर आगे। 5 और 3 का है मामला हो गया है। मोहित दुबे के पास चलते हैं, आरजेडी हेडक्वार्टर पर इस वक्त पटना में है। मोहित, क्विक कमेंट आपसे चाहूंगा, क्या गहमागहमी शुरू हो गई आरजेडी हेडक्वार्टर पे और एनडीए 5 पर और महागठबंधन 3 पर अब आगे हो गया है? मोहित, जल्दी से क्विक जवाब आपसे। बिल्कुल दीपक जी, अगर यहाँ की बात करें, यहाँ के सूरत हाल के बारे में बात करें तो इक्का दुक्का नेता आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए 6 और 3, मोहित एक मिनट आपको रोकूंगा। 6 और 3, एनडीए 6 पर आगे, आरजेडी 3 पर आगे। शुरुआती रुझान में एनडीए आगे, लेकिन क्या महागठबंधन पीछे कर देगा? क्योंकि हमने बताया, राकेश ने बताया, राकेश सिर्फ पोस्टल बैलेट है अभी, क्यों राकेश? बिल्कुल सिर्फ पोस्टल बैलेट है और पोस्टल बैलेट में बीजेपी प्लस को बढ़त मिलती रही है उसी के हिसाब से। लेकिन सवाल यह कि अगर इसी हिसाब से ट्रेंड दीपक जी आगे बढ़ते चले गए और अगर वाकई एनडीए ने बाजी मार ली
तो फिर तो एक बार फिर से पिछले 2 चुनाव में जो हुआ एग्जिट पोल फिर से गलत साबित हो जाएंगे। हाँ, जितने लोग मोदी विरोधी खुश हो रहे हैं, कल से मैंने देखा कई लोगों के चेहरे पर बड़ी खुशी दिखाई दे रही है। कल मैं कश्मीर पर डिस्कशन कर रहा था तो कश्मीर के जितने सेपरेटिस्ट है वो बोल रहे थे भाई मोदी जी तो बिहार हार गए, बिहार हार गए, बिहार हार गए, और जो बिडेन के साथ उनको ट्रम्प हार गए, ट्रम्प हार गए, वो भी मोदी जी पर डाल रहे थे लोग खुश तो ट्रम्प के हारने पर भी हो रहा है। बिल्कुल, और देखिए 6 और 5 महागठबंधन 5 पर आगे है, बहुत तेजी से वो एनडीए के पीछे आता जा रहा है। 6 पर एनडीए आगे है और 5 पर महागठबंधन। तो लोग ट्रंप के हारने से भी खुश हो रहे हैं, उनको लग रहा है मोदी जी नहीं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को मित्र कहते हैं ना, मेरे मित्र, मेरे ग्रेट मित्र, तो वो। लेकिन एक बात बताइए कि अगर आरजेडी प्लस भी 5 पर है, सिर्फ 1 सीट का फासला है पोस्टल बैलेट में, तो ये कहीं महागठबंधन के फेवर में तो नहीं? मुझे लगता है क्योंकि पोस्टल बैलेट जितने भी आते हैं बाहर के वोट्स होते हैं, पोस्टल बैलेट्स होते हैं, और उसमें अभी तक ये ट्रेंड माना जाता रहा है, एनके सिंह सर ज्यादा बताएंगे, पोस्टल बैलेट में हमेशा बीजेपी ही क्यों आगे होती है। एनके सिंह साहब, आपके पास इसका क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? उससे पहले 7-5 हो गया, 7-5 हो गया, बिल्कुल। एनडीए 7 और आरजेडी गठबंधन यानी महागठबंधन 5 पर। बिल्कुल सही आपने आज असेसमेंट किया है, बिल्कुल आपने सही असेसमेंट किया है। बीजेपी हमेशा पोस्टल, उसकी वजह क्या है? आपकी पोस्टल बैलेट कौन देता है? जिनकी नौकरियां हैं, जो बाहर है, जो मुकम्मल कर रहे हैं। लिहाजा जिनकी नौकरियां लगी है, नाराजगी उनकी नहीं है, जो जिनकी नौकरियां चली गई है वो नाराज है। लिहाजा पोस्टल बैलेट हमेशा बीजेपी के फेवर में जाएगा। पोस्टल बैलेट बीजेपी के फेवर में जाएगा, लेकिन बीजेपी के फेवर में आज का दिन है या नहीं? क्योंकि बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेक भारतीय जनता पार्टी का लगा हुआ है, एक के बाद एक डिसीजन। और मोदी जी के आलोचक ये कहते हैं कि लगातार वो विधानसभा चुनाव हार रहे हैं, कर्नाटक हारे, मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, गुजरात में बड़े पास से निकले, उसके बाद महाराष्ट्र में जीतते हुए भी हार गए, उसके बाद झारखंड हारे, अब बिहार क्या होगा? दिल्ली भी हारे। देखिए अब क्या कहता है ट्रेंड, 7 और 5 पर आगे है, तो क्या आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ होगा? ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। 10 तारीख मंगलवार का दिन मंगल करेगा, और ऊपर से हनुमान जी का दिन है आज। बिल्कुल हनुमान जी का दिन है, और चिराग पासवान कहते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, लेकिन वो घर में मुझे लगता है हनुमान जी की पूजा ये जरूर कर रहे होंगे। मोकामा से शुरुआती रुझान में जेडीयू आगे चल रही है, जेडीयू आगे चल रही है, यानी जो सीट से आ रहा है। चलिए मोकामा का गणित चल रहा है, समझने के लिए सीधे चलते हैं विद्या के पास। विद्या, क्या कहता है मोकामा का गणित? दीपक जी, बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बताते हैं। देखिए मोकामा से इस वक्त बड़ी खबर है, और मोकामा का गणित क्या कहता है ये समझ लेते हैं जरा। यहां पर देखिए अनंत सिंह है आरजेडी से, और जेडीयू से राजीव लोचन सिंह, जिन्हें साधु जी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर पिता वेंकटेश नारायण के बाद अब यहां पर ये मौजूद हैं, अब चुनावी अखाड़े में है बाहुबली अनंत सिंह मौजूद हैं। अनंत सिंह के लिए वहां जब जमीनी हकीकत आप देखते हैं तो लोग कह रहे थे पहले से कि वो आगे निकलेंगे, लेकिन इस वक्त हम अपने दर्शकों को जरा स्टेटस भी बता देते हैं। देखिए कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ये हम अपने दर्शकों को बताते हैं। इस वक्त जो वहां से रुझान आ रहे हैं, बाहुबली अनंत सिंह यहां से आगे चल रहे हैं, यानी कि जो ये टैली हम दिखा रहे हैं, जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं बीजेपी और आरजेडी में जो 6 आंकड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें एक मोकामा से भी है जहां से अनंत सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त मोकामा से, और आगे देखते हैं कि और बाकी जगहों से क्या जानकारी मिल रही है। दीपक जी देखिए, ये तमाम वो विधानसभा सीटें हैं जिनके बारे में एक एक कर हम अपने दर्शकों को बताएंगे। दीपक जी ठीक है, 15 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 9 पर एनडीए आगे है, 6 पर आरजेडी आगे है। बड़ा क्लोज मुकाबला दोनों के बीच चल रहा है, लेकिन 8.5 से गति पकड़ेंगे ट्रेंड, और उसके बाद देखना होगा कौन कितनी तेजी से आगे जाता है। 243 सीटें और 243 में से 122 का बहुमत है। मैजिक फिगर कौन पाता है, कौन पहले पा लेता है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने छोटे छोटे ग्रुप्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया है, और कल मेरे पास जानकारी है कि उन्होंने चिराग से भी संपर्क साध लिया है। नहीं, चिराग तो पहले ही कहते हैं कि मैं तो तैयार हूं। वो तो तैयार है, लेकिन सवाल ये भी है ना कि चिराग ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं मोदी जी का फोटो ना लगाए, कुछ ना करें, हमारा चिराग से दूर दूर का लेना नहीं है। जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने साफ कर दिया था, ये कहते बीजेपी के नेता कि 10 तारीख के बाद भी मुझसे कुछ लेना देना नहीं होगा। तो एक अच्छी चाल खेली थी उस वक्त चिराग ने, निश्चित तौर पर। और चिराग पासवान देखिए, फिल्म भी उन्होंने एक की थी, अब उसके बाद राजनीति में आ गए, तो वो तो गाना गा रहे होंगे कि मैं तो हमेशा से रेडी हूं, तैयार, तो वो गाना गा रहे होंगे। लेकिन इस वक्त देखिए 15 सीटों के रुझान, बीजेपी +9, आरजेडी +6, पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है, और जैसे ही ईवीएम खुलने शुरू हो जाएंगे, यानी ईवीएम के नतीजे और रुझान आने शुरू हो जाएंगे, तो ये आंकड़ा बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा, और उसके बाद अगले 1 से 1.5 घंटे में यह तय हो जाएगा कि आखिरकार कौन बाजी मारने जा रहा है, बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होने जा रहा है। बिहार की सत्ता पर इस बार कौन काबिज होगा? 15-15 साल की
उदाहरण 15-15 साल की बलिहारी दोनों ही पॉलिटिकल गठबंधन दे चुके हैं, एनडीए भी दे चुका है, महागठबंधन भी दे चुका है। इस बीच 15 सीट के रुझान सामने आ चुके हैं। 9 पर एनडीए आगे है, 6 पर आरजेडी आगे है। सीधे संजय सराफ के पास चलते हैं। संजय सराफ जी, बीजेपी के नेताओं के फोन नंबर मांगेगी नहीं चिराग पासवान के? क्या कह रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि चिराग पासवान से बीजेपी के नेताओं ने संपर्क किया कि नहीं, फोन घुमाया कि नहीं उनको? नहीं, हम लोग तो ऑलरेडी एनडीए का हिस्सा है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि हम लोग भाजपा के नेतृत्व में सरकार देखना चाहते हैं बिहार में। देखिए इस बार बराबर पर 9 और 9, भारतीय जनता पार्टी 9 पर, एनडीए का गठबंधन 9 पर आगे, बीजेपी, जेडीयू और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और आरजेडी का गठबंधन 7 पर आगे है। 9 और 7 16 सीटों के रुझान आ चुके हैं। सीधे चलते हैं इनके सिंह साहब के पास। इनके सिंह साहब, महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया है, लोग ये कह रहे हैं महिलाओं के ज्यादा वोट यानी नीतीश कुमार, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि महिलाओं के ज्यादा वोट मतलब नीतीश कुमार? आपको ये कैलकुलेशन समझ में आता है इस बार या नहीं? 9 और 8 हो गया इस वक्त, एनडीए 9 पर, बिल्कुल नहीं आता है। महिलाओं ने अगर वोट 8 दिया है तो वो नाराजगी थी। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर बैलेट बॉक्स के ही वोट काउंटिंग में अगर 9-8 का टैली है या एक बार बराबर अभी आपने बिताया करीब 30 सेकंड पहले, तो मुझे लगता है कि टक्कर अच्छी है और आरजेडी को पहले की अपेक्षा बढ़त मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और महिलाएं भी आरजेडी को वोट दे रही है क्योंकि शराबबंदी से उनको दिक्कत हो रही है, घर ही में लोग शराब पी रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो इससे महिलाएं नाराज थी। और आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि शराबबंदी के बाद लोग ये कह रहे थे गांव में जो पति 500 रुपए कमाता था, पहले वो 300 रुपए दारू में खर्च करता था, लेकिन अब 500 के 500 कर रहा है और घर में 0 पैसा आ रहा है। 500 में भी पूरा नहीं पड़ रहा है, 500 में भी पूरा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि शराब अब 3 से 5 गुना महंगी मिल रही है बिहार के अंदर। देखिए बीजेपी +10 हो गया, आरजेडी +9, यानी 19 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें एनडीए फिलहाल आगे चल रहा है। ये तस्वीर है। लेकिन एक बात दीपक जी, जहां भी हम लोग गए हैं वहां पर लोगों ने एक बात तो कही, चाहे वो किसी भी दल को वोट देने वाले रहे हो, किसी भी दल के मतदाता रहे हो, उन्होंने कहा शराबबंदी का फैसला जरूर हो गया, लेकिन आप जब कहिए तब शराब उपलब्ध हो गई है, आपको शराब आसानी से मिल जाती है। हमने तो यह भी कहा कि कैमरे पर मंगा दो, हम दिखा देते हैं, लेकिन लोग कह रहे थे कि हम तो फंस जाएंगे। बिल्कुल, और ये शराबबंदी भले से नीतीश कुमार ने कर दियो, किन कारणों से की, वो किस तरह का एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे, लेकिन समाज के अंदर एक बहुत दिक्कत पैदा हुई उन लोगों को, खासतौर से महिलाओं को, जो लोग ये कह रहे थे महिलाएं नीतीश कुमार को वोट डालेंगी। मैं कह रहा हूं महिलाएं नीतीश कुमार से इसलिए नाराज है क्योंकि उन्होंने शराबबंदी करके महिलाओं की मुश्किलों को 4 गुना कर दिया है। मुश्किलों को 4 गुना कर दिया, क्योंकि अगर पहले 1000 कमाई थी, अगर 500 की बोतल है वो अब 1500 की मिल रही है, तो घर में मारपीट अलग होती है, बाहर जाकर पकड़े जाने का डर अलग से रहता है, तो उनके लिए मुश्किलें तो बढ़ गई हैं। और शराबबंदी में जितने लोग पकड़े गए राकेश, वो सब निचले तबके से ताल्लुक रखते थे, बेल नहीं होती थी, लंबे समय तक जेल में रहते थे, फाइनली होता था कि घर परिवार के जेवर बेच के उनको जमानत में छुड़वाना पड़ता था। अब देखिए बिहार में 19 सीटों के ट्रेंड हमारे सामने आ गए हैं। एनडीए गठबंधन 10 पर और 9 पर इस वक्त महागठबंधन आगे चल रहा है, 10 और 9। हसनपुर से लालू के बेटे के बारे में क्या है शुरुआती रुझान में? तेज प्रताप आगे चल रहे हैं, महुआ से थे, महुआ छोड़कर इस बार चले गए हसनपुर। और देखिए पिछली बार जो वहां से जीते थे तब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था, अब वही फिर से वहां से इनके सामने थे, और मैं था हसनपुर में, वहां पर लोग इस बात को मान रहे थे, तेजस्वी और तेज प्रताप। देखिए 11 और 11 एनडीए और महागठबंधन 11 पर आगे है। पोस्टल बैलेट के अंदर भी बराबरी पर छूट रहे हैं। चिराग का चिराग अभी तक जला नहीं है, अदर्स के खाते में 0। और कल सबसे ज्यादा नाराज पप्पू यादव थे, बोले 9 महीने से तो मैं संघर्ष कर रहा हूं गाँव में, सड़कों पर, पानी के बीच, कोरोना के बीच, और जीत जा रहा है कोई और। बिल्कुल, ये उनकी नाराजगी, और ये बात तो तारीफ करनी पड़ेगी पप्पू यादव की। जब बिहार में बाढ़ आई थी, जब पटना में खासतौर पर, तो जितना पप्पू यादव ने जमीन पर उतरकर काम किया था, उतना कोई और नेता लोगों के बीच जाता नहीं दिखाई दिया। 13 और 11, महागठबंधन 11 और एनडीए 13 और महागठबंधन 11। बहुत तेजी से पोस्टल बैलेट का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आरजेडी 11 पर, देखिए इसमें 9 आरजेडी की है, 1 कांग्रेस की और सीपीआई एमएल माले की 1 सीट। तो ये रुझान है। और 14 में अगर हम देखें तो जेडीयू मात्र 4 पर है और बीजेपी 10 पर आगे। ये एक बड़ा दिलचस्प रहेगा। और इसी बात की दीपक जी लगातार लोगों ने कहा, कई जगहों पर लोग ये कह रहे हैं कि हमें बीजेपी से नाराजगी नहीं है, हमें मोदी से नाराजगी नहीं है, हमें नीतीश कुमार से नाराजगी है। तो क्या वाकई अगर एंटी इनकम्बेंसी जिसकी बातचीत हो रही है, तो इसका नुकसान किसको सबसे ज्यादा होता है? नीतीश कुमार को जाहिर तौर पर। और अगर बीजेपी बहुत ज्यादा सीट हासिल कर ले जाती है तो चिराग पासवान क्या किंग मेकर बनेंगे, जिसकी चर्चा लगातार होती रही है।
है। चिराग पासवान कहते हैं बीजेपी की सरकार बनेगी, वो कभी ये नहीं कहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी, वो कहते हैं बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। लोग ये कहते हैं कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बन जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा लोगों में नाराजगी है, ये जो लोगों से हमने बातचीत की है उसमें इतना तो साफ हो गया, और वो अभी रुझानों में भी दिख रहा है। जी हाँ, रुझान की अगर हम बात करें तो 25 सीटों के रुझान आ चुके हैं 243 में, और यहां पर आप देखिए 25 सीटों में 15 भारतीय जनता पार्टी, अब 27 सीटें और आरजेडी प्लस यानी महागठबंधन 12 पर आगे चल रहा है। तो 15 और 12 का फिगर है, और रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आरजेडी से फिलहाल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के उसमें आगे चल रही है। क्या कोई चमत्कार होगा? बिल्कुल, देखिए चमत्कार होगा या नहीं होगा उसके लिए मुझे लगता है ईवीएम की गिनती जब शुरू हो जाए तो इंतजार करना पड़ेगा 27 सीटों का। और देखिए बीजेपी और जेडीयू के बीच जो फासला है वो डबल का है, और डबल का फासला है तो क्या अब ये स्थिति आ जाएगी इन चुनावी नतीजों के बाद कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी बड़े भाई के रोल में हो जाए और कुछ और पार्टियों को अगर साथ लाने की नौबत आ जाती है एनडीए में, तो कहीं ये स्थिति तो नहीं आएगी कि नीतीश कुमार से ये कहा जाए कि आपके नाम पर लोग सहमत नहीं हो पा रहे हैं। परिवर्तित हुआ है, भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे 10 सीटों पर आगे चल रही है, जेडीयू 6 पर, टोटल एनडीए 16 पर और महागठबंधन 15 पर आ गया है। एक सीट का बीच का फासला है महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच। क्या आरजेडी पोस्टल बैलेट के रुझानों में आगे निकल जाएगी, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्यों राकेश? बिल्कुल, ये भी देखना बहुत दिलचस्प रहेगा 16 और 15, और अगर आरजेडी प्लस पोस्टल बैलेट में आगे निकलते हैं या फिर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं तो ईवीएम खुलने के बाद ये बहुत ज्यादा संभावना है कि हो सकता है कि एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजे आ जाएं, या फिर अगर बदलाव होता है तो बहुत ज्यादा का फासला मुझे नहीं लगता है कि रह जाएगा अगर पोस्टल बैलेट में इतनी कड़ी टक्कर मिल रही है तो। इनके सिंह साहब के पास चलते हैं। इनके सिंह सर, बहुत क्विक कमेंट, अगर अभी जो रुझान दिखाई दे रहे हैं वही ट्रेंड बना रहता है और भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है तो आरजेडी के लिए कितना बड़ा झटका होगा? अब जब सब कुछ उम्मीद पाल के बैठे हुए हैं आरजेडी के नेता यहां पर, और तेजस्वी को भावी मुख्यमंत्री मान चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी बरती, नीतीश कुमार को उतनी ही सीटें दी जितनी अपने लड़ी। तो इसका सीधा मतलब था कि उस समय भरोसा किया, लेकिन अगर स्ट्राइक रेट आपका कम है इसका मतलब जनता आपको खारिज कर रही है। नीतीश कुमार को भी नैतिकता का तकाजा है कि उन्हें मना कर देना चाहिए कि नहीं, अगर आप कहेंगे तो भी हम चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। और बीजेपी को भी जनता का व्यू देखते हुए चाहिए कि नहीं, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। अगर ये स्थिति बनती है तो नीतीश कुमार के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई कारण है कि वो आप चीफ मिनिस्टर के लिए दोबारा करें, क्योंकि स्ट्राइक रेट बहुत ही नीचे जा रहा है। स्ट्राइक रेट जेडीयू का नीचे जा रहा है। और अब देखिए 34 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 18 पर एनडीए आगे है और 16 पर जो महागठबंधन है आगे, और 18 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी में आगे चल रही है। बिल्कुल, और इमामगंज से जीतन राम मांझी पीछे चल रहे हैं, ये भी बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पीछे चल रहे हैं, तेज प्रताप आगे चल रहे हैं। और यहां पर मेरा एक सवाल है कि क्या दीपक जी बीजेपी इस बार चुनाव को एसेस करने में गलती कर गई? पिछली बार अकेले लड़ी थी, बहुत ज्यादा सीटें नहीं, अगर ये दाम इस बार चला जाता तो शायद ज्यादा फायदा होता बीजेपी को। मेरे ख्याल से उन पर यह आरोप लगता कि आप गठबंधन को साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं। और जब उन्होंने 18 महीने बाद पिछले चुनाव के बाद नीतीश कुमार को आगे लिया था तो गठबंधन धर्म को निभाना ये भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न था, और उन्होंने इसको निभाया। अगर वो गठबंधन धर्म नहीं निभाते, नीतीश कुमार का नाम उन्होंने पोस्टर से जरूर हटा दिया है, लेकिन अगर गठबंधन से भी उनको बाहर कर देते तो भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता कि आप यूज एंड थ्रो करते हैं। सरकार बनाने के लिए तो आपने बुला लिया, लेकिन अब उनको मौका देने के लिए जेडीयू और नीतीश कुमार को आप आगे नहीं है। नहीं, बड़ी दिलचस्प तो यह भी है कि जेडीयू ने भी अपने कई विज्ञापनों में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर दे दिया, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर दी। यानी एनडीए में कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी है। बिहार की हरनौत सीट से जेडीयू आगे चल रही है। देखिए 19 और 18 एनडीए 19 और आरजेडी 18 यानी महागठबंधन 18 पर इस वक्त लीड कर रहा है, और इस वक्त एनडीए 19 पर, बहुत छोटा सा फासला। लेकिन मैं जहां भी गया राकेश, लोगों ने यह जरूर बोला नीतीश कुमार, लोग अब ऊब चुके थे उनसे। 15 साल के बाद नीतीश कुमार से लोग ऊब चुके थे। ये एक सर्वमान्य धारणा थी। आप जहां भी जाओ लोग ये कहते थे साहब कुछ चेंज तो होना चाहिए। भले से वो कहें कि मेरिट पे शायद तेजस्वी उतने बेहतर ना हो जितना नीतीश कुमार हो, लेकिन फिर भी वो ये मानते थे कि नहीं, 15 साल हो गए, बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल, लोग कह रहे हैं कि आखिरकार कितने समय तक कोई राज कर सकता है, बदलाव हो जाए। मैंने कहा कि अगर तेजस्वी आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं करते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम इन्हें भी बदल देंगे 5 साल बाद, 15 साल शासन चला ना तो हम फिर से बदल देंगे। लेकिन आखिरी दौर में जब नीतीश कुमार ने, दीपक जी, ये कह दिया कि ठीक है ये मेरा आखिरी चुनाव है, एक भावनात्मक दाम उन्होंने चल दिया
जिसके बाद ये तो कयास लगने लगे और तमाम महागठबंधन के लोगों ने और तेजस्वी ने ये कह दिया कि अब तो नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि वो थके हुए हैं। तो क्या वाकई ये चुनावी नतीजे इस बात को साबित कर देंगे कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अब थक चुके हैं? ज्यादातर लोग जिन्होंने कहा ये मेरा आखिरी चुनाव है, उसके बाद उनका दांव चला नहीं। शीला दीक्षित को याद करिए, उसके पिछली बार के चुनाव में आप याद करिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को, उन्होंने भी कहा था आखिरी चुनाव, उस बार हार गए, इस बार जीत गए। तो जितने लोग ये दांव चलते हैं ये मेरा आखिरी चुनाव है, वो ज्यादा सदता नहीं है। और मेरे ख्याल से लोगों को लगता है कि मामला रुझानों में आरजेडी प्लस पहली बार आगे 21 सीटों पर, बीजेपी प्लस 19। पोस्टल बैलेट की गिनती में पहली बार आरजेडी प्लस यानी महागठबंधन आगे निकल चुका है दीपक जी। और ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है, क्योंकि जैसा इनके सिंह सर ने बताया, पोस्टल बैलेट में परंपरा के हिसाब से यही माना जाता था कि एनडीए गठबंधन आगे रहेगा, ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को पोस्टल बैलेट के वोट मिलते थे। लेकिन अब महागठबंधन आगे निकल गया है, इसके अपने मायने हैं और ये देखना होगा कि महागठबंधन क्या ये लीड बरकरार रखता है। राकेश, बिल्कुल, क्या महागठबंधन लीड बरकरार रखता है? और मुझे तो लगता है कि अगर पोस्टल बैलेट में महागठबंधन ने ये लीड बरकरार रख ली तो ईवीएम की जब गिनती शुरू होगी तो उसमें हो सकता है कि जिस हिसाब से एग्जिट पोल के नतीजे आए, एग्जैक्ट नतीजे भी उसी तरीके से आ जाएं। कुल मिलाजुलाकर 40 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। 19 पर बीजेपी प्लस आगे, बीजेपी प्लस अब 20 पर, आरजेडी प्लस 22 पर, टोटल 42 सीटों के नतीजे। बीजेपी अकेले 12 सीटों पर आगे। और अगर आरजेडी की बातचीत कर ले, आरजेडी देखिए इंडिविजुअल तौर पर भी 20 सीटों पर आगे, कांग्रेस मात्र 1 और सीपीआई एमएल माले जो लेफ्ट की पार्टी है वो सिर्फ 1 सीट पर। तो 22 में से भी आरजेडी का जो हिस्सा है बहुत बड़ा है, 20 सीटों का आरजेडी का हिस्सा है। यानी आरजेडी शुरुआत से अपना दबदबा कायम करे हुए। उधर देखिए अब हसनपुर में आपने कहा तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। लोग बड़ी दिलचस्पी से चुनाव देख रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि तेज प्रताप कहीं कमजोर कड़ी ना साबित हो जाए परिवार के। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तेज प्रताप ने इसीलिए कह दिया कि मैं देखिए 26 पर, अब आरजेडी महागठबंधन 26 पर और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यानी एनडीए 24 पर आगे चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल, निश्चित तौर पर 50 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। 24 पर एनडीए, आरजेडी प्लस 26 पर। और तेज प्रताप की चर्चा चल रही है, अपनी सीट पर हसनपुर से आगे चल रहे हैं। तेज प्रताप किसी भी चुनावी रैली की शुरुआत करते थे दीपक जी, सबसे पहले शंख बजाते थे, कहते थे महाभारत की लड़ाई चल रही है, शंख बज चुका है, लड़ाई होगी। और अब देखो मेरा अर्जुन आ गया, अर्जुन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और बार बार देखिए कल कृष्ण अवतार बता दिया तेजस्वी यादव को। मैंने तो पूछा था, जो पोस्टर लगे थे उसमें कृष्ण अवतार दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव। मैंने तो ये पूछ दिया था, आरजेडी के प्रवक्ता कल हमारे साथ जुड़े हुए थे कि कृष्ण की भूमिका में तो तेज प्रताप है, आखिरकार तेजस्वी को आपने कृष्ण की भूमिका में क्यों डाल दिया? उन्होंने कहा आपको जो सोचना है सोचते रहिए। और वाकई अर्जुन और फिर कृष्ण, क्या हसनपुर की ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं विद्या के बाद। विद्या, क्या जानकारी दे रहे थे प्रताप के बारे में आप, क्योंकि इस वक्त महागठबंधन 26 पर और बीजेपी 24 पर, एनडीए 24 पर आगे चल रहा है। तो कुल मिलाकर 50 सीटों का रुझान दीपक जी आप बता रहे हैं, लेकिन देखिए एक एक सीट का हाल हम बताने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर जो हसनपुर सीट से है उसके बारे में हम अपने दर्शकों को बताते हैं। यहां देखिए तेज प्रताप यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, महुआ से वो पहुंचे हसनपुर, और यहां से जो अभी ताजा हालात है वो क्या है हम अपने दर्शकों को बताते हैं। सबसे पहले स्टेटस दिखा देते हैं। देखिए स्टेटस क्या बता रहा है कि तेज प्रताप यहां से आगे चल रहे हैं। जैसा कि दीपक जी आप बता रहे थे कि उन्होंने सीट बदल लिया था और कमजोर कड़ी लग रहे थे, लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें आगे चल रहे हैं। तेज प्रताप के बारे में लालू यादव के बड़े बेटे हैं, उनके जो छोटे भाई है तेजस्वी यादव, उनके लिए पसीना बहाते हुए वो नजर आए थे। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू के राजकुमार राय हैं यहां पर, उनके सामने खड़े हैं और इसीलिए इस मुकाबले को कड़ा मुकाबला माना जा रहा था। 54 सीटों के रुझान आ चुके हैं, महागठबंधन 27 पर और भारतीय जनता पार्टी एनडीए 26 पर आगे चल रहा है इस वक्त। एलजेपी 1 पर चिराग भी जलने लगा है, धीरे जल रहा है चिराग। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए मंगलवार का दिन है, अब लगता है कि चिराग पासवान खुश हो रहे होंगे, खुद को मोदी का अनुमान बताते रहे हैं। यानी एलजेपी अब 1 सीट पर आगे। रुझानों में आरजेडी प्लस 27 सीटों पर आगे, बीजेपी प्लस 26 सीटों पर आगे, एलजेपी 1 सीट पर आगे। और ये तस्वीर अगर एलजेपी की आगे बढ़ती है, और मुझे लगता है कि दीपक जी ये एक जिस तरीके से चुनावी बिसात बिछाई गई है, कई सारे ऐसे चेहरे जो बीजेपी के माने जाते रहे हैं, मसलन रामेश्वर चौरसिया की बातचीत कर लीजिए, कई सारे ऐसे चेहरे आपको याद आएंगे जो पहले बीजेपी के बड़े चेहरे थे, वो लोजपा में जाकर उनकी सीट पर, उनके टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए इस वक्त आरजेडी ने अपनी बढ़त बनाए रखी हुई है। महागठबंधन 27 सीटों पर आगे चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी 26 सीटों पर। और 26 का अगर आप ब्रेकअप की बात करें तो बीजेपी इस वक्त 18 पर आगे है और जेडीयू 8 पर आगे। तो स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा है जेडीयू के मुकाबले। बिल्कुल, लेकिन आरजेडी के मुकाबले कम है। आरजेडी अकेले 25 सीटों पर आगे चल रही है। और अगर महागठबंधन में अगर सिर्फ आरजेडी को सीटें आती हैं
तो दीपक जी, ये कैलकुलेशन क्या वो अगर अकेले अपने दम पर सिर्फ आरजेडी और तेजस्वी को लोग पसंद कर रहे हैं, क्या कांग्रेस को लोग नकार रहे हैं, दूसरी पार्टियों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है, तो क्या तेजस्वी अकेले अपने दम पर ऐसी स्थिति में आ पाएंगे? और मुझे तो लगता है कि अगर 10-15 सीटें भी उनकी कम हो जाती हैं तो वैसी स्थिति में खेल फंस जाएगा। देखिए, और अब देखिए, अभी भी जो महागठबंधन है उसने अपनी बढ़त बनाए रखी है। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है और महागठबंधन अब 30 सीटों पर आगे हो गया है, वहीं एनडीए 28 सीटों पर, तो 2 सीटों का अंतर चल रहा है। लेकिन मामला बहुत दिलचस्प होता जा रहा है, नेक टू नेक दोनों बने हुए हैं, लेकिन आरजेडी ने अपनी शुरुआती बढ़त को बरकरार रखा है। 30 सीटों पर महागठबंधन आगे, और ये पोस्टल बैलेट का नतीजा है। जैसे ईवीएम खुलेंगी, नतीजों के ट्रेंड जो है और तेजी से सामने आएंगे। और हसनपुर से तेज प्रताप आगे चल रहे हैं, कमजोर कड़ी, लेकिन इस वक्त परिवार के लिए मजबूत कड़ी साबित हो रहे हैं तेज प्रताप। सीट बदली थी उन्होंने अपनी, बिल्कुल सीट बदली थी, महुआ से हसनपुर चले गए थे और राघोपुर से तेजस्वी भी आगे चल रहे हैं, सोनपुर से बीजेपी के विनय सिंह आगे चल रहे हैं। यानी लालू यादव के जो दोनों लाल हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी, दोनों आगे चल रहे हैं अपनी अपनी सीटों पर। बीजेपी प्लस 28, टोटल 59 सीटों के रुझान आ चुके हैं। एलजेपी 1 पर, बीजेपी प्लस 28, आरजेडी प्लस 30 पर। रुझानों में आरजेडी प्लस ज्यादा आगे है और आरजेडी को सबसे ज्यादा, यानी क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन पाएगी आरजेडी? 27 सीटों पर, सीपीआईएमएल 1 पर, कांग्रेस 1 पर, और लेफ्ट की एक और पार्टी 1 पर, सीपीआई 1 पर, सीपीआईएमएल 1 पर, और बाकी सीटों पर यहां पर देखिए अन्य के खाते में 0-1। यानी जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से निराश हो रही हैं शुरुआती रुझानों के अंदर। आप देख सकते हैं अब आरजेडी यानी महागठबंधन 34 सीटों पर आगे निकल चुका है। भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन यानी जेडीयू, एनडीए, हम और साथ ही साथ वीआईपी एनडीए 30 सीटों पर आगे चल रहा है फिलहाल। बिल्कुल 30 सीटों पर आगे चल रहा है। और आज सुबह सुबह आरजेडी के मनोज झा ने कहा कि नेक टू नेक कुछ नहीं होता है पॉलिटिक्स में, यानी एक क्लियर मैंडेट मिलेगा। लेकिन इस वक्त मनोज झा ये सोच रहे होंगे कि अगर यही स्थिति आगे बढ़ती है तो ये तो नेक टू नेक फाइट, और नेक टू नेक फाइट में आखिरी तक धड़कनें ज्यादा धड़कती रहेंगी कि किसको एज मिल जाता है, कौन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनता है। और क्या कहीं कोई ऐसी स्थिति तो नहीं आ जाए जो रुझानों में है दीपक जी, कि आरजेडी अपनी सीटें तो जीतती चली जाए लेकिन सहयोगी पिछड़ते चले जाए। तो ऐसे में लेकिन 122 सीटें तो चाहिए, 122 सीटें चाहिए। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमेशा ये ट्रेंड देखने को मिला है कि अगर एक गठबंधन की सबसे मजबूत पार्टी आगे रहती है तो पीछे वाली पार्टी को भी थोड़ा पुश लग जाता है, यानी उनकी भी जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्ट्राइक रेट उस हिसाब से कांग्रेस का भी बढ़ जाना चाहिए। और इस वक्त आप देखिए महागठबंधन 36 पर आगे चल रहा है और एनडीए का गठबंधन 31 पर आगे चल रहा है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी का चिराग सिर्फ 1 सीट पर फिलहाल जलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देखिए 36 में से 33 पर आरजेडी आगे है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस फिलहाल पोस्टल बैलेट्स में आप देख रहे हैं। बिल्कुल ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और उससे बड़ा डिफरेंस तो मुझे लगता है चर्चा के लिए यह है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो फर्क है, 23 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी अकेले आगे चल रही है, सिर्फ 8 सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है। और ये फासला अगर इसी तरीके से बढ़ता चला गया और अगर एनडीए गठबंधन इस स्थिति में आ जाए कि वो सत्ता बना ले, तो क्या स्थिति होगी जेडीयू की, क्या स्थिति होगी नीतीश कुमार की, क्या मंथन होगा, कैबिनेट को लेकर क्या चर्चा होगी? मेरे ख्याल से हम बहुत जल्दी इसका प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हमको इतनी जल्दबाजी में नहीं जाना चाहिए। और फिलहाल ये देखना चाहिए कि सत्ता किस हिसाब से बिहार में किस खाने जाकर, जिसको आप बोलते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बहुत पुराना पॉलिटिकल सेइंग है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन रुझानों की अगर बात की जाए, देखिए रुझानों के अंदर आरजेडी का महागठबंधन 36 सीटों पर फिलहाल आगे है और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 31 सीटों पर आगे। बेहद महत्वपूर्ण, यानी आरजेडी ने अपनी शुरुआती बढ़त को लगातार बनाए रखा है। यानी एग्जिट पोल के जो नतीजे थे वो कहीं ना कहीं शुरुआती रुझानों में सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही साबित होते दिखाई दे रहे हैं। और प्रेडिक्शन मैंने एक बात कही थी दीपक जी, क्योंकि देखिए लगातार लोग नीतीश कुमार से नाराजगी जताए जा रहे हैं। करीब 100 सीटों के आसपास मैंने कवर किया, बिहार में जाकर लोगों से बातचीत मैंने की। लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से नाराजगी है। मैंने पूछा क्यों भाई? बोले अब उनके अंदर कुछ बचा नहीं, वो बहुत ज्यादा बेहतर काम नहीं कर पा रहे हैं। आखिरी के 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाई। हाँ, हम अगर बीजेपी अगर आगे आ जाती है तो बीजेपी को सपोर्ट जरूर करते हैं। तो ये बात तो बीजेपी शायद महसूस कर रही होगी। और इसीलिए मैंने पहले एक सवाल रखा था आपके सामने कि क्या बीजेपी इस बार के चुनाव को एसेस करने में या जमीनी तौर पर जो हकीकत है उसे समझने में गलती कर गई या समझते समझते लेट कर दिया? क्योंकि जो गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, संजय जायसवाल जो सामने आए थे मीडिया के सामने, वो भी बहुत जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये बात कहा गया था। बिल्कुल, नीरज सिंह आरजेडी से जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। नीरज सिंह, खुश है आज आप? मंगलवार का दिन, मंगल हो रहा है आपकी पार्टी के साथ। नीरज जी बताइए।
डिस्कनेक्टेड है, आप बताइए, सही ढंग से बताइए, थोड़ा जो फीडबैक है सही देखिए। इमामगंज से जीतन राम मांझी पीछे चल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, मोकामा से शुरुआती रुझान में जेडीयू आगे चल रहा है। मोकामा वही है जहां से अनंत सिंह है। बिल्कुल अनंत सिंह है और विद्या जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, विद्या वहां पर गए भी थे, वहां पर लोगों से उन्होंने बातचीत की थी। अनंत सिंह के क्षेत्र में वो घूमे भी थे। लेकिन बड़ा दिलचस्प ये रहेगा कि आरजेडी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और पोस्टल बैलेट में, तो क्या महागठबंधन इस स्थिति में आ जाएगा कि वो सरकार बना ले? क्या एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हो जाएंगे? और सही नतीजे साबित हो जाते हैं तो क्या वाकई ये भी बातचीत होगी कि नीतीश कुमार की सियासत अब यहां पर खत्म होती है और उन्हें अब केंद्र में, या फिर वो एक तरीके से बिहार की राजनीति में क्या वो पूरी तरीके से हाशिए पर चले जाएंगे? ये भी बातचीत आगे होती रहेगी। और मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार इस हार के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन या किसी ऐसे पद पर बने रहना चाहे। 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या आज के चुनाव नीतीश की राजनीतिक विदाई कर देंगे? यह भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। नीतीश कुमार के लिए जो गुस्सा था, जो गुबार था, वो बिहार की जनता के परिणामों में निसंदेह रिफ्लेक्ट हो रहा है। और देखिए, आपने बताया किस तरीके से हमारा ट्रेंड चल रहा है और इस वक्त भी जो महागठबंधन है वो आगे चल रहा है और जो एनडीए का गठबंधन है वो पीछे चल रहा है। आरजेडी के गठबंधन है यानी महागठबंधन है लगातार राकेश बढ़त बनाई हुई है। ऐसे में क्या आज हम नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर पर एक अल्प विराम देखेंगे या पूर्ण विराम? ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा जब नीतीश निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि आखिरी वक्त तक ये दावा कर रहे थे कि नहीं मैं जीतूंगा। आखिरी वक्त पर भी जिन लोगों से वो बात कर रहे थे वो लगातार अपने नजदीकी लोगों को ये बोल रहे थे एग्जिट पोल के बाद कि नहीं, मुझे आश्चर्य होगा अगर मैं हार जाऊंगा। और नीतीश कुमार ने क्या इतनी बड़ी गलती कर दी है इस बार लोगों की नब्ज समझने में? और वाकई ये आरोप उन पर ठीक लगा कि पिछले 5 साल में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने का काम किया है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम बिहार के अंदर नहीं किया। और लोगों में इसको लेकर भारी रोष था। लोगों में इस बात को लेकर भारी रोष था, लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि कभी वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, फिर उन्होंने अपनी कुर्सी खतरे में देखी, तो कभी बीजेपी के पास चले आते हैं, उन्होंने काम नहीं किया। पहले के 5 साल को लेकर आरजेडी के प्रभाव वाले इलाकों में भी लोग नीतीश कुमार से काफी खुश दिखाई दिए। इनफैक्ट उनके दूसरे टर्म को लेकर भी लोग संतुष्ट दिखे। लेकिन बातचीत जब तीसरे टर्म की हुई तो उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में नीतीश कुमार ने कुछ भी काम नहीं किया है, वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाते रहे हैं। और इस बात को लेकर आगे चर्चा तो होगी कि क्या वाकई पिछले 5 सालों में नीतीश कुमार ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाई है, और अगर हाँ ऐसा, तो जो बातचीत आप कह रहे हैं कि यहां पर एक पूर्ण विराम लग जाएगा अगर इसी हिसाब से नतीजे आते हैं तो। सीधे चलते हैं नीरज जी के पास। नीरज जी आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए। नीरज जी, मंगलवार का दिन, मंगल हो रहा है शुरुआत में, महागठबंधन 36 सीटों पर आगे, क्या कहेंगे शुरुआती रुझानों के बारे में? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं पूरे बिहार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी पार्टी जिस तरह से बढ़त बनाई हुई है, इससे साफ झलक रहा है कि बिहार वासियों का जो उत्साह है वो हमारे साथ दिख रहा है। और ये जो जीत है वो पूरे बिहार की जीत है। और नीतीश कुमार जी के सरकार से पूरे बिहार वासी उब चुके थे, इसका परिणाम आपके सामने है। बिल्कुल सही बात बोली। शब्द का इस्तेमाल जो किया, उसी शब्द का इस्तेमाल राकेश में लगातार कर रहा था, और वो शब्द ऊब जाना। क्या एनके सिंह सर ऊब चुके थे नीतीश कुमार से लोग? नीतीश कुमार जैसा पॉलिटिशियन इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि जनता की नब्ज ना समझे? अगर वो खुद अलग हो जाते और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आगे कर देते तो शायद कहानी कुछ दूसरी होती। क्या नीतीश कुमार जनता के मिजाज को इस बार बिल्कुल नहीं समझ पाए एनके सिंह सर? तोहफा दिया है। बिल्कुल सही है। असल में 15 साल की सत्ता में आप आइसोलेट हो जाते हैं, अपने को आइसोलेट कर लेते हैं जनता से, और नीतीश ने ये बखूबी किया। आप देखें, जब भी क्राइसिस आई नीतीश वहां पे नहीं पहुंचे, और एक अजीब सा एरोगेंस दिखाई देता था। वो लीची मुजफ्फरपुर का इंसेफेलाइटिस कांड हो जिसमें 162 बच्चे मरे थे, या प्रवासी मजदूरों के पलायन की बात हो, आप देखें नीतीश कुमार ने जिस तरह का बिहेवियर हुआ वो मास लीडर नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि 15 साल की सत्ता में जो अहंकार एक आदतन आता है वो नीतीश में बहुत तेजी से आ गया था, जिससे मासेस से डिस्कनेक्ट हो गए थे। लेकिन एक सवाल एनके सिंह सर मैं आपसे और पूछ लेना चाहता हूं, जो आरजेडी प्लस का जो आंकड़ा अभी 42 पर है, देखिए 42 और 40 यानी कांटे की टक्कर है। सीटों के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो सिर्फ आरजेडी के बढ़ रहे हैं, बाकी पार्टियां तो एक एक पर अटकी हुई हैं। बढ़ रहे हैं, इससे साफ झलक रहा है कि नीतीश कुमार जी को जनता चाहती है कि गद्दी से जल्दी हटिए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को गद्दी पर बैठाइए और बिहार के जो जिम्मेवारियां सौंपिए। नीरज जी आते हैं आपके पास, नीरज जी आते हैं आपके पास। और देखिए, महागठबंधन 42 और एनडीए 40। एनके सिंह साहब से जवाब लीजिए तुरंत।
एनके सिंह सर, महागठबंधन में सिर्फ आरजेडी की सीटें बढ़ रही हैं, बाकी पार्टियां एक एक पर अटकी हुई हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इससे साफ निष्कर्ष निकल रहा है कि आरजेडी के वोट्स ट्रांसफर नहीं हुए हैं, उनके एलायंस को ट्रांसफर नहीं हुए हैं। और यही स्थिति बीजेपी की भी रही है कि नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट इतना कम इसलिए है कि बीजेपी के भी वोट्स ट्रांसफर नहीं हुए, लिहाजा बीजेपी अपना तो स्ट्राइक रेट ले गई, लेकिन वो नीतीश कुमार को उसी तरह से ट्रांसफर ना होने की वजह से स्ट्राइक रेट नहीं रहा है। वही आरजेडी की रही है कि कांग्रेस में ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो आरजेडी अपना नंबर तो ले आएगी, लेकिन बाकी जो एलायंस है उनके लिए दिक्कत आ जाएगी। नहीं तो फिर उन्हें बहुमत कैसे मिलेगा? नहीं, बहुमत आ जाएगा क्योंकि मैसिव स्ट्राइक रेट है। आरजेडी का स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो जबरदस्त है। ठीक है, श्रेयसी सिंह, दादा दिग्विजय सिंह की बेटी, शूटर है नेशनल लेवल की, जमुई से फिलहाल आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रही हैं। तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं राघोपुर से, पारंपरिक सीट है। और अगर आप देखें तो इस वक्त महागठबंधन 50 पर और एनडीए 46 सीटों पर आगे चल रहा है। शुरुआती रुझानों में महागठबंधन को बढ़त मिली हुई है। राकेश, नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य तो एक अल्प विराम या पूर्ण विराम लगेगा, लेकिन यह भी देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जेडीयू का एज अ पॉलिटिकल पार्टी क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में कभी परवाह नहीं की कि जेडीयू का गठबंधन, जेडीयू के जो ग्रास रूट पर पार्टी है वो नीचे की तरफ पहुंचे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो बेहद मजबूत है, लेकिन जेडीयू का संगठन जो है बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है। तो अब जेडीयू एज अ पॉलिटिकल पार्टी का बिहार में क्या होगा ये भी बिल्कुल निश्चित तौर पर ना तो उन्होंने ना शिवानंद तिवारी कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं उनको। जब तक हम जनता के चेहरे पर खुशहाली नहीं देख लेते तब तक हम वो आतिशबाजी, गुलाल उड़ाना, जीत का जश्न शालीनता पूर्वक अनुशासन के साथ हम आरजेडी के नेता बड़ा मुखर होकर उन्होंने इस बार कैंपेन किया था, बड़े गाने सुनाए थे, उन्होंने बड़ी शेरो शायरियां कही थी और उन्होंने समा बांध दिया था जिस दिन उन्होंने सुनाया था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। समोसे का आलू और बिहार का लालू क्या होता है देखना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इधर देखिए 48 और 52, महागठबंधन 52 सीटों पर आगे है और एनडीए का जो गठबंधन है वो 48 सीटों पर आगे चल रहा है। राकेश, बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी प्लस 48, आरजेडी प्लस 52। और आप मृत्युंजय तिवारी के जिस गाने का आप जिक्र कर रहे थे दीपक जी, जिस हिसाब से अब रुझान आ रहे हैं, अगर ये नतीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि बिहार में अब ये कहावत बदल जाएगी? क्योंकि तेजस्वी की इस बात के लिए तारीफ तो करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने मुद्दों पर आधारित चुनाव कर दिया, उन्होंने लालू की तस्वीरों को पोस्टर से हटा दिया, वो लालूवाद की छाया से खुद को बाहर निकाल कर लेकर गए। बिल्कुल, और उन्होंने ये सब स्ट्रैटेजी के साथ किया। तेजस्वी यादव इतना दिमाग लगाएंगे, उनकी कोर टीम कौन थी जिसने पूरा का पूरा दिमाग लगाया? देखिए, लालू यादव की जो कोर टीम थी वही तेजस्वी यादव की कोर टीम है, जिसमें मनोज झा हुए, भोला यादव हुए, या ये जो आसपास के लोग थे जो लालू यादव के साथ रहते थे, उन्हीं लोगों ने एक साथ बैठकर, और तेजस्वी जब से आए थे, आपने 2015 के चुनाव से देखा होगा, उन्होंने पार्टी को ट्विटर पे लाया, उन्होंने पार्टी को फेसबुक पर लाया, उन्होंने पार्टी को इंस्टाग्राम पे लाया, और सोशल मीडिया के साथ जो नई पीढ़ी चलती है उसके साथ 2015 से लेकर चलना शुरू हुए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था जिसको बोलते हैं हम जनरेशनल शिफ्ट। वो तेजस्वी यादव ने बखूबी आरजेडी के लिए किया था, वरना आरजेडी को माना जाता था जो लाठी के अंदर तेल पिलाने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, खाटी, उसके तौर पर लालू यादव की पार्टी को देखा जाता था। लेकिन तेजस्वी और उनके परिवार की जो अगली पीढ़ी आई उसने एक बहुत हद तक परिवर्तन किया है, उसके अंदर बहुत हद तक परिवर्तन कर दिया है और 106 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 243 में से बीजेपी प्लस 50, आरजेडी प्लस 54, यानी फिलहाल कांटे की टक्कर और 2 सीट पर एलजेपी आगे। यह भी बड़ा दिलचस्प है, एलजेपी चिराग पासवान का चिराग अब थोड़ा सा जोर पकड़ रहा है, वो जल रहा है। 2 सीटों पर एलजेपी आगे हो गई है। और एक बड़ा फर्क मुझे जो समझ में आया दीपक जी, तेजस्वी ने ना सिर्फ खुद को लालूवाद से बाहर निकाला, वो मुद्दों पर चुनाव लड़ते गए, वो एनडीए के ट्रैप में नहीं फंसे। लव सिन्हा, एक मिनट रोकूंगा, बांकीपुर से लव सिन्हा पुष्पम प्रिया से आगे चल रहे हैं। लव सिन्हा बड़ा शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त बड़े खुद शो रहे होंगे शॉटगन, क्योंकि उनके बेटे लव सिन्हा बांकीपुर से आगे चल रहे हैं। हालांकि कड़ी टक्कर है उनकी नितिन नवीन से, जो 3 बार के विधायक है, और नितिन नवीन काफी पॉपुलर चेहरा माने जाते हैं बांकीपुर के अंदर। बिल्कुल निश्चित तौर पर काफी पॉपुलर माने जाते हैं, निश्चित तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा भी खुश होंगे। और देखिए अब 117 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी प्लस 55, आरजेडी प्लस 60, एलजेपी 2 सीटों पर आगे,
एलजेपी 2 सीटों पर आगे, इमामगंज से जीतनराम मांझी पीछे चल रहे हैं। बीजेपी अकेले 42 सीटों पर आगे चल रही है। जेडीयू सिर्फ 13 सीटों पर आगे चल रही है। आरजेडी प्लस की अगर 60 सीटों को देखिए, उसमें ज्यादातर सीटें सिर्फ आरजेडी की आ रही हैं। यानी तेजस्वी को लोगों ने स्वीकार किया, तेजस्वी की बातों पर लोग भरोसा कर रहे हैं। और फिलहाल पोस्टल बैलेट की जो गिनती चल रही है उसमें यह तस्वीर साफ होती दिख रही है। और जिस बात का जिक्र मैंने पहले किया दीपक जी, तेजस्वी ने न सिर्फ खुद को लालूवाद से बाहर निकाला, बल्कि इसके उलट दूसरी ओर यह हो गया कि नीतीश कुमार को मोदी के चेहरे के पीछे जाकर छिपना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, तेजस्वी और लालू यादव परिवार कहीं ईगो का क्लैशेस ना हो, कहीं बड़े और छोटे का क्लैश ना हो, इसीलिए तेज प्रताप को दूर रखा गया इस पूरी कैंपेन से। कहीं उनकी कैंपेन नहीं लगाई गई। उनको पता था तेज प्रताप कमजोर कड़ी है। मीसा भारती ने भी चुनाव से अपने आप को दूर रखा और पूरे परिवार ने सिर्फ एक चेहरे को प्रोजेक्ट किया जो तेजस्वी यादव था। और वो स्ट्रैटेजी फाइनली आरजेडी के लिए बड़ी काम की साबित हुई है। तेजस्वी यादव ने न केवल अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ाया, बल्कि उनकी 17-18 मीटिंग की जो कैंपेन हुआ करती थी एक दिन की, उसने भी काफी हद तक तेजस्वी यादव की लीडरशिप को एस्टैब्लिश करने में मदद की। सिंगल हैंडेडली चुनाव लड़ रहे थे वो, बिल्कुल सिंगल हैंडेडली चुनाव लड़ रहे थे और लोग इस बात की तारीफ भी कर रहे थे। लोग इस बात को अलग अलग सीटों पर जहां भी हम गए, लोग कह रहे हैं कि ठीक है, एक युवा आगे आया है, युवा साथ दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे नतीजे आएंगे एक बात की चर्चा और होगी, उम्र गैप के हिसाब से, क्योंकि जब ईवीएम खुलेगा तो इस पर तस्वीर और ज्यादा साफ होगी कि आखिरकार अगर एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजे आते हैं या फिर पलट जाते हैं तो किस उम्र के वर्ग के लोगों ने, मुझे लगता है दीपक जी, एक उम्र का बैरियर होगा। 40 उम्र के नीचे कितने लोगों ने वोट किया और 40 की उम्र के पार के कितने लोगों ने वोट किया। अधिकतर जो युवा हैं वो किसी भी सीट पर आप चले जाइए, वो तेजस्वी के पक्ष में खड़े होते दिखाई दिए। लोगों ने कहा युवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जंगल राज का दौर नहीं देखा। युवाओं ने कहा मुझे इससे क्या मतलब, तमाम बातें होंगी लेकिन अगर नौकरी नहीं, रोजगार नहीं रहेगा। पॉज करके मैं आपको बता दूं, महागठबंधन 67 सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी 2 पर और एनडीए 61 पर। तो 67 और 61 का फिगर आरजेडी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन का चल रहा है। जेडीयू बेहद पीछे और आरजेडी 67 में से 64 सीटों पर आगे चल रही है। सिर्फ 3 सीटों पर उसके सहयोगी है, जिसमें से एक में कांग्रेस, एक में सीपीआई-एमएल और एक में सीपीआई। ये 3 का रुझान यहां पर दिखाई दे रहा है। अदर्स अभी 0-2 पर इंडिपेंडेंट अटके हुए हैं। और यहां पर आप देखिए, महागठबंधन 67 सीटों पर, एनडीए 61 सीटों पर और एलजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। पप्पू यादव अपने घर मधेपुरा से पीछे चल रहे हैं। कितना बड़ा सेटबैक होगा पप्पू के लिए? बिल्कुल बहुत बड़ा सेटबैक होगा। पप्पू यादव इससे काफी निराश भी होंगे। वो लगातार काम करते रहे, लोगों के बीच जाते रहे, खासतौर पर बाढ़ के समय में, और इस बात को लेकर वो कहते रहे हैं। बड़ी जोर-शोर से गठबंधन भी हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में तीसरा विकल्प वो दे देंगे, लेकिन तीसरा विकल्प तो छोड़ दीजिए। फिलहाल तेजस्वी यादव सबसे बड़े विकल्प पोस्टल बैलेट के जो अभी तक रुझान है उसमें, क्योंकि आरजेडी प्लस 67 सीटों पर और उसमें भी जो सीटें हैं करीब 63 सीटें, उसमें सिर्फ आरजेडी यानी तेजस्वी यादव को फिलहाल आगे दिखाया जा रहा है। जो तस्वीर अभी तक निकलकर सामने आ रही है, यानी तेजस्वी को लोग दोनों हाथों से उन्हें लपका है, स्वीकार किया है। तेजस्वी की बातों पर लोग भरोसा करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, महागठबंधन अब 69 सीटों पर आगे हो गया है और एनडीए का गठबंधन 62 पर। चिराग अभी भी 2 पर अटके हुए हैं, लेकिन 69 और 62 7 सीटों का अंतर अब एनडीए और महागठबंधन के बीच हो गया है। और इस बीच राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, तेज प्रताप आगे चल रहे हैं, आरजेडी प्लस 69 सीटों पर आगे, और उधर एलजेपी की 2 सीटें हैं, 2 सीटों पर आगे, बीजेपी प्लस 62 सीटों पर आगे। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच का भी जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है। लव सिन्हा उधर आगे चल रहे हैं, नीतीश मिश्रा झंझारपुर से वो आगे चल रहे हैं। 2 सीट पर एलजेपी आगे चल रही है, 2 सीट पर एलजेपी आगे। और इस वक्त देखिए आंकड़ा 133 सीटों का आगे, 69 पर आरजेडी, एनडीए 62 पर और एलजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। जीतनराम मांझी इमामगंज गया के पास की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पीछे चल रहे हैं, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मोहित राज दुबे के पास सीधे चलते हैं, आरजेडी दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं। मोहित, क्या दिख रहा है, गहमा गहमी बढ़ चुकी है आरजेडी दफ्तर के बाहर या नहीं? देखिए, कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो चुका है दीपक जी, क्योंकि 15 सालों का जो सूखा है वो खत्म होने वाला है, ऐसा ही कार्यकर्ताओं का मानना है। देखिए, अगर पार्टी दफ्तर की बात करें तो आज पार्टी दफ्तर की सफाई बहुत अच्छे से की गई है और जो कार्यकर्ता है वो पीछे की साइड अभी बैठे हुए। लेकिन कुल मिलाकर अब देखने वाली बात है ये होगी कि कब बड़े नेता यहाँ पे हाजिर होते हैं। लेकिन जिस तरीके से पोस्टल बैलेट में रुझान सामने आए हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि ईवीएम जब खुलेगा तो उसमें अमूमन बढ़ोतरी एग्जिट पोल के मुताबिक दिखाएगी। लेकिन कुल मिलाकर आज देखने वाली बात यह होगी कि मंगलवार का दिन किसके लिए मंगलकारी होता है और कौन नेता हाशिए पे जाता है। कुल मिला के आज साफ सफाई बहुत ज्यादा आरजेडी के दफ्तर में हुई है। क्या तेजस्वी यहाँ आते हैं, तेज प्रताप आते हैं या आरजेडी के बड़े नेता यहाँ पे आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन
लेकिन दीपक जी, सबसे बड़ी बात एक और आपको खबर दे दूं कि कांग्रेस ने जो 70 सीटों पर कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है, 40 उसमें से नए हैं। उन 40 लोगों पर नजर रखने के लिए बाकायदा यहाँ पर राजस्थान के 2 मंत्रियों को तैनात किया गया है, झारखंड के एक मंत्री को यहाँ पे बुलाया गया है, पंजाब के एक एमएलए को बुलाया गया है, उत्तराखंड के 2 विधायकों को बुलाया। तो कुल मिला के कांग्रेस इस रणनीति पे चल रही कि कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश जैसी हालत यहाँ पे उत्पन्न हो जाए और राजस्थान में जो सचिन पायलट ने 19 विधायकों के साथ बगावत का बिगुल फूका था, कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी स्थिति ऐसी नहीं मोहित, तो उसकी जरूरत पड़ेगी क्या? क्योंकि कांग्रेस के सिर्फ एक जो प्रत्याशी है, सिर्फ एक प्रत्याशी है, वो आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि दीपक जी 144 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है, 72 सीटों पर अकेले आरजेडी। तो कहीं ऐसा ना हो कि 70 सीटों पर कहीं ऐसा ना हो कि अकेले वो मैंडेट लेकर आए, बहुमत। मुझे नहीं लगता अकेले मैंडेट होगा, लेकिन कांग्रेस अभी काफी पिछड़ी हुई है। क्या आरजेडी का वोट कांग्रेस को नहीं ट्रांसफर हुआ है, देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 151 सीटों के रुझान आ चुके हैं। महागठबंधन 79 यानी 79 सीटों पर आगे चल रहा है, वहीं एनडीए 70 सीटों पर आगे चल रही है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ईवीएम जब खुलती है तब राकेश देखना होगा कि कितना परिवर्तन होता है। ट्रेंड के हिसाब से अभी भी महागठबंधन आगे है, और अगर यही स्थिति बनी रही तो महागठबंधन आसानी से 122 के मैजिक फिगर तक पहुंच सकता है। राकेश, बिल्कुल महागठबंधन पहुंच सकता है 122 के फिगर तक। लेकिन एक बात जो मुझे लगातार स्ट्राइक कर रही है दीपक जी, बीजेपी और जेडीयू के बीच का फासला, बीजेपी और जेडीयू के बीच का फासला, नीतीश कुमार ने ना कैडर बनाया, ना उन्होंने कोई दूसरा ऐसा चेहरा खड़ा कर दिया जिसके आगे जेडीयू आगे की सियासत कर सके। फिर आगे जेडीयू का होगा क्या? आगे जेडीयू का होगा क्या? क्योंकि सिर्फ न केवल नीतीश कुमार की करारी हार होगी, बल्कि नीतीश कुमार के हटने के बाद जो एंकर होता है ना, एक एंकर होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को बचाए रखने के लिए, वो एंकर पूरी तरह से टूट जाएगा। और जब वो एंकर टूटेगा, इसके बाद जेडीयू के अंदर आपको एक बहुत बड़ा बिखराव देखने को मिल सकता है। सीधे एनके सिंह साहब के पास चलते हैं। एनके सिंह सर, आपको क्या लगता है, जेडीयू बचेगी अगर नीतीश कुमार बहुत बुरी तरह हारते हैं? उसके बाद क्या जेडीयू बचा पाएगी अपने आप को? क्योंकि ऐसे टाइम पर हमने बिहार जैसे राज्यों में देखा है, फटाफट नेता दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ भागने लगते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है दीपक। आपने भी देखा होगा, ये सिंगल लीडर पार्टीज होती हैं। सिंगल लीडर पार्टी में जैसे लीडर सीन से हटा तो पार्टी बिखर जाती है, क्योंकि ना तो कैडर स्ट्रक्चर होता है, ना आइडियोलॉजी होती है जिसके साथ वो कमिटेड हो। बीजेपी में ये नहीं होगा, लेकिन इस तरह की पार्टी में ये हमेशा होता है कि नीतीश के हटने के बाद ये पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमेशा नीतीश ने इसको सिंगल लीडर पार्टी माना, सेकेंडरी लीडरशिप उभरी नहीं। नतीजा ये होगा कि एक अगर मतलब जैसे ही नीतीश सिंह, और मुझे लगता है कि अगले 4-6 घंटों में अगर यही ट्रेंड रहा तो नीतीश डिक्लेयर कर देंगे कि वो मुख्यमंत्री बनने की बात तो छोड़िए, वो इस समय पॉलिटिकल ऑब्लिवियन में जा रहे हैं। मेरे ख्याल से नीतीश कुमार को ये डिक्लेयर करना पड़ेगा अगले 3-4। एक चीज और बताएं, ये जो बैलेट बॉक्स है, आप जानते हैं कि यहाँ पे नौकरियां जो मिलती हैं, अपर कास्ट के भी लोग हैं, बैकवर्ड भी हैं, दलित भी हैं, तो यहाँ पे जो बैलेट बॉक्स पे आप बढ़त देख रहे हैं, इसका मतलब अपर कास्ट ने भी आरजेडी को वोट दिया है, अपर कास्ट ने भी महागठबंधन को वोट दिया है। ये ट्रेंड मुझे अभी तक के उससे एक समझ में आ रहा है। जो बड़ी बात थी वो ये थी कि लोगों को ये लग रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी लग रहा था इनके सर, कि अगर अपर कास्ट ने कंसोलिडेट होके लालू और आरजेडी के खिलाफ वोट दे दिया, एमवाई कॉम्बिनेशन के खिलाफ वोट दे दिया, तो भारतीय जनता पार्टी निकल सकती है। आखिरी उम्मीद उनकी ये थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी अपर कास्ट ने भी महागठबंधन को भी वोट दिया है, कांग्रेस को भी वोट दिया है, और इसने पूरा का पूरा चुनावी अर्थमेटिक बदल कर रख दिया राकेश बिहार के अंदर। बिल्कुल चुनावी अर्थमेटिक बदल दिया। और देखिए 100 की तरफ बढ़ रहा है महागठबंधन, 98 सीटों पर आगे चल रहा है महागठबंधन इस वक्त, और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन अब 18 सीटों के अंतर पर आगे, मात्र 80 सीटों पर एनडीए आगे है। वहीं आरजेडी का महागठबंधन 98 सीटों पर आगे है। बिल्कुल 98 सीटों पर आगे है। और मुझे लगता है जिस बात की आप कोर टीम की चर्चा कर रहे थे, जो चुनावी रणनीति की आप चर्चा कर रहे थे, आरजेडी ने इस बार काफी होमवर्क किया दीपक जी, क्योंकि 77 सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार नीतीश के नेतृत्व वाले इलाकों में उतारे हैं। यानी उन्हें इस बात का एहसास था कि कमजोर कड़ी नीतीश कुमार होंगे, वहां पर आप सबसे ज्यादा स्ट्राइक कीजिए। और उनको उनकी स्ट्रैटेजी ने काम किया है, क्योंकि वो पहले ही एसेस कर चुके थे। क्योंकि अगर आप बिहार जाएंगे, नीतीश कुमार के पिछले 5 साल किस बात के लिए उनको याद रखा जाएगा? पहला याद रखा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हाई पिच कैंपेन के लिए, फिर उसके बाद उनके खिलाफ सरकार बनाने को लेकर, फिर याद रखा जाएगा कि कैसे उन्होंने लालू के साथ गठबंधन तोड़ा, फिर उनको याद रखा जाएगा कि संघर्ष करते हुए दिखाई दिए लोकसभा चुनाव के वक्त।
नहीं, नर्वस 99 से आगे नर्वस निकल चुके 90 में तो है। नर्वस 99 से आगे चल चुके हैं, शतक बनाने की तरफ जा रही है इस वक्त महागठबंधन, और अंतर बढ़ता हुआ, अभी भी 18 सीटों का अंतर बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन 81 सीटों पर आगे, वहीं आरजेडी प्लस शतक लगाने वाला है, 99 सीटों पर आगे चल रहा है महागठबंधन। एलजेपी 2 पर, और सबसे मैं तो पप्पू यादव की शक्ल सोच रहा हूं आज, अदर्स 0 पर। बिल्कुल, आप उनकी शक्ल याद कर रहे हैं। मैं फिलहाल फिगर पर मेरा ध्यान है कि बीजेपी प्लस 81, आरजेडी प्लस 99, एलजेपी 2 सीटों पर, यानी किसी भी वक्त ये तस्वीर बदल सकती है, तस्वीर बदल सकती है और आरजेडी प्लस सैकड़ा लगाने के करीब है। तो क्या अगर इसी हिसाब से नतीजे आते हैं तो क्या यह मान लिया जाए कि युवाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दे दिया? क्या यह मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव का जो समीकरण था, जो पहले यह कहा जाता था कि आरजेडी की सियासत में मुस्लिम और यादव सबसे ज्यादा वोट देते रहे हैं, एमवाई समीकरण हमेशा उसे सत्ता तक पहुंचाता रहा है, क्या इस बार एमवाई प्लस वाई यानी मुस्लिम यादव और युवाओं का गठजोड़ जो हो गया वो एक बार क्लिक कर गया है? तेजस्वी यादव का चेहरा लोगों को क्लिक कर गया, युवाओं को क्लिक कर गया, और इसीलिए तेजस्वी यादव को यह बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यह देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। एमवाई स्क्वायर जो समीकरण है दीपक जी, आपको लगता है सबसे ज्यादा उसी ने क्लिक किया है? 105 आरजेडी प्लस सीधे 105 पर चली गई है, शतक पूरा कर लिया है रुझानों के अंदर आरजेडी ने। और अगर देखा जाए तो मात्र 17 सीटें दूर है रुझानों के अंदर बहुमत से, मात्र 17 सीटें। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है आरजेडी के लिए, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है महागठबंधन के लिए। अभी सिर्फ 53 मिनट हुए हैं और इन 53 मिनटों के अंदर रुझानों के अंदर मात्र 17 सीटें दूर आप ये देखिए, आरजेडी सिर्फ अकेले 103 सीटों पर आगे चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसका मतलब क्या आरजेडी लगभग 150 से ऊपर सीटें लग रही है, कहीं 144 150 के आसपास 144 सीटें, और कहीं 122 खुद आरजेडी ना ले जाए। मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था। कितना जबरदस्त स्ट्राइक रेट होगा, फिर तेजस्वी की बल्ले बल्ले हो जाएगी, तेजस्वी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अभी उनके पास काफी ज्यादा उम्र है, सिर्फ 31 साल के हैं दीपक जी। मुझे लगता है अगले 40 साल तक तो वो राजनीति करेंगे। और ये जो होता है ना कि आपने ओपनिंग अगर शानदार कर दी, आपने अगर पहली पारी जबरदस्त तरीके से खेल दी अकेले अपने दम पर, तो आपके लिए एक शानदार पिच तैयार है और सियासत की बहुत लंबी पिच उनके सामने रहेगी खेलने के लिए। बिल्कुल, और लोग ये कह रहे थे कि नेतृत्व नहीं है। मैंने 1 साल पहले किसी से बात की थी, मैंने उनसे कहा था नीतीश बहुत अनपॉपुलर हो चुके हैं, लेकिन उनका यह कहना था कि फिर नीतीश के सामने कौन? तो लीडरशिप अब तेजस्वी ने स्टेब्लिश कर दी इन चुनाव के बाद। और लालू के लिए सबसे बड़ी फक्र की बात यह होगी कि ऐसा लगता था कि लालू के बाद शायद पॉलिटिकल पार्टी का क्या होगा, आरजेडी का क्या होगा, क्या उनका परिवार उनकी विरासत को संभाल पाएगा? तो आज तेजस्वी ने जवाब दे दिया है कि न केवल विरासत को संभालने के काबिल है, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं। और रुझानों के अंदर मात्र 17 सीटें दूर हैं वो बहुमत से। इस वक्त महागठबंधन 105 पर और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का गठबंधन 85 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं चिराग का चिराग सिर्फ 2 सीटों पर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। राकेश, हाँ, चिराग का चिराग 2 सीटों पर अब चलता दिखाई दे रहा है। जब नतीजे आ जाएंगे तो यह देखना दिलचस्प रहेगा और इस बात पर चर्चा होगी दीपक जी कि चिराग ने नुकसान कितना पहुंचाया। जब आंकड़ों पर विश्लेषण होगा कि कहां पर बीजेपी को हार मिली, कहां पर नीतीश कुमार को हार मिली, और उसके साथ यह भी चर्चा होगी कि अगर एलजेपी साथ होती तो क्या फर्क पड़ता। 109 सीटों पर फिलहाल आरजेडी प्लस आगे, बीजेपी प्लस 90 सीटों पर आगे, और यह फासला जो है 19 सीटों का अभी बना हुआ है। आरजेडी प्लस 100 सीटों से आगे निकल चुका है और अकेले खुद आरजेडी 100 से ज्यादा सीटों पर आगे, यानी ये एक बहुत बड़ी जीत तेजस्वी यादव की होती दिखाई दे रही है अगर इसी हिसाब से नतीजे आते हैं। यानी एक तरीके से साफ है, हम लोग जहां भी गए दीपक जी, लोगों ने कहा नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, एक मुद्दा जिस पर सभी लोग सहमत थे। किसी भी इलाके में आप चले जाइए, नौकरी। और मुझे लगता है जो कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया, बाहर से लोग भाग कर आए, मजदूरों का जो रेला आपको चलता दिखाई दिया, उसने लोगों में नाराजगी पैदा की कि अगर बिहार के अंदर संभावनाएं रहती, उन पर काम किया गया होता। तेजस्वी यादव अपनी हर रैलियों में कहते थे, पहली उनकी लाइन होती थी, मुख्यमंत्री बनूंगा 10 लाख नौकरी पर हस्ताक्षर कर दूंगा। उन्होंने ये कह दिया, जरूरत पड़ी तो मैं विधायकों और मुख्यमंत्रियों की सैलरी काट दूंगा। यानी जो लोगों को क्लिक कर सकता था वो बातें तेजस्वी ने कही। ठीक है, विद्या के पास चलते हैं। विद्या, बताइए मधेपुरा में क्या हो रहा है? पप्पू यादव क्यों पीछे चल रहे हैं? दीपक जी, बड़ी खबर इस वक्त के अपने दर्शकों को बताते हैं। मधेपुरा से पप्पू यादव पीछे चल रहे हैं। ये देखिए, जो जनता का फैसला है उससे रुझान अब आने शुरू हो गए। हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि देखिए, ये हसनपुर सीट इस वक्त ब्लिंक कर रही है और ये हम दिखाते हैं हसनपुर से कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। देखिए, चंद्रशेखर यहां से आगे चल रहे हैं और पप्पू यादव यहां से पीछे चल रहे हैं। पूर्व सांसद है पप्पू यादव, लेकिन अभी तक के जो रुझान है उसमें यह पता चल रहा है कि पप्पू यादव पीछे चल रहे हैं मधेपुरा सीट से। एक बार स्टेटस भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये देखिए, मधेपुरा में आगे चंद्रशेखर चल रहे हैं और
पीछे पप्पू यादव चल रहे हैं और अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं अब की अगली सीट कौन सी है जहां से इस वक्त रुझान सामने आ रहा है। देखिए सहरसा सीट का रुझान हम बताने जा रहे हैं। सहरसा सीट से क्या चल रहा है वो जरा समझ लेते हैं। सहरसा सीट पर क्या हो रहा है एक बार दिखाते हैं अपने दर्शकों को। देखिए यहां से बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी चुनावी मैदान में है और वो आगे चल रही है या पीछे चल रही है देख लेते हैं एक बार। लवली आनंद आगे चल रही है आरजेडी की और आलोक रंजन झा बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। ये सहरसा सीट से हाल है इस वक्त जो रुझान है उसमें यह पता चल रहा है। तो ये दो महत्वपूर्ण सीटें जहां से दो बड़े नेता जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता पीछे चल रहे हैं आलोक रंजन झा, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि पप्पू यादव पीछे चल रहे हैं। दीपक जी बिल्कुल पप्पू यादव पीछे चल रहे हैं, मुझे सिर्फ उनका चेहरा ध्यान आ रहा है। पप्पू यादव पप्पू यादव का चेहरा आपको याद आ रहा है। मैं सोचता हूं जो कांग्रेस के ऑब्जर्वर और जो मंत्री दूसरे राज्यों से आए होटल में बैठे उन्हें होटल से बाहर निकलने का मौका मिलेगा कि नहीं? मुझे लगता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि चीजें क्रिस्टलाइज होने में अभी 2 घंटे और लगेंगे। लेकिन महागठबंधन इस वक्त 109 सीटों पर आगे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का गठबंधन 90 सीटों पर और लोक जनशक्ति पार्टी 2 सीटों पर। अन्य के खाते में 0-0 है मामला। नील बटा सन्नाटा के बीच देखिए तेज प्रताप अभी भी हसनपुर से आगे चल रहे हैं और आप देखिए लव सिन्हा बांकीपुर से आगे बढ़े हुए हैं। यानी पटना अर्बन सीट है, अर्बन में भी कांग्रेस अपना कमाल कर रही है। वहीं नीतीश मिश्रा जगन्नाथ मिश्र के बेटे आगे चल रहे हैं झंझारपुर से, बीजेपी की टिकट से ये चुनाव लड़ रहे हैं इस वक्त। और वहीं अवध बिहारी चौधरी सीवान से आगे चल रहे हैं।